नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियोस में बात की थी कि मैं जनरल मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लाऊंगा जो कि आपको MPESB के 2026 समूह 2 उपसमूह 4 जो कि पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें आपकी बहुत मदद करेगा। और ये कोर्स पूरा करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक रघुवंशी और आप देख रहे हैं चयन यात्री। सबसे पहले हम प्रबंध को समझते हैं। प्रबंध में आपस में जुड़े हुए कार्यों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो सभी प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जाती है। मतलब कि मैनेजमेंट में जो कार्य हैं या टास्क हैं वो सीरीज़ के फॉर्म में होते हैं जो कि अलग अलग मैनेजर्स के द्वारा किए जाते हैं और एक किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ अग्रसर होते हैं। हालांकि संगठन के उच्च स्तर के प्रबंधक निचले स्तर के प्रबंधकों की तुलना में नियोजन और संगठन पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो अपना ज़्यादातर समय प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पर खर्च करते हैं। अब ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग होती क्या है वो हम आगे जाके समझेंगे। अगली चीज़ आती है अवधारणा या कॉन्सेप्ट। प्रबंध संगठन के व्यक्तियों के विविध कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि उन्हें एक ही लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जा सके। तो मैनेजमेंट का एक काम सीधा ये है कि जो विभिन्न व्यक्ति हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग व्यक्तियों का एक संगठन है, तो उन व्यक्तियों के जो अलग अलग कार्य हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और उनको एक ही गोल की तरफ अग्रसर करना होता है। इसका उद्देश्य प्रभावपूर्णता और कुशलता और को सुनिश्चित करना होता है। अब प्रभावपूर्णता और कुशलता क्या है, इसको इंग्लिश में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कहते हैं। इफेक्टिवनेस क्या होती है कि आप एक्चुअल में काम कर पा रहे हैं, करवा पा रहे हैं या प्रोडक्ट ला पा रहे हैं या नहीं। और एफिशिएंसी होती है कि आप कम से कम रिसोर्सेज, वो चाहे लोग हों, पैसा हो या जो आपके रॉ मटेरियल्स हों, उनका यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना। अब आते हैं कुछ टर्म्स जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला टर्म है प्रोसेस या प्रक्रिया। प्रक्रिया से आशय है कि इसका तात्पर्य प्रबंध द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक कार्यों से है, जैसे कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ताकि कार्यों की पूरा किया जा सके। प्रोसेस का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट में जो भी कार्य किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि आपको आगे काम करने में या जो रिजल्ट्स लाने में मदद करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसी का संबंध प्रोसेस से होता है। अब ये जो कार्य हैं प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, स्टाफिंग के, डायरेक्टिंग के एंड कंट्रोलिंग के, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आती है इफेक्टिवनेस या प्रभावपूर्णता। प्रभावपूर्णता का अर्थ है सही कार्य करना। यह गतिविधियों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य सारोकार अंतिम परिणाम से होता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया थी कि इफेक्टिवनेस या प्रभावपूर्णता का तात्पर्य है कि हमें जो एंड रिजल्ट चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमको 500 अगर कोई प्रोडक्ट बनाने हैं और उसमें हमारे 500 लेबर लगते हैं और मान लीजिए हमारे पास लेबर्स की कमी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेबर्स की शिफ्ट डबल कर सकते हैं, लेकिन हमको आउटपुट वही 500 का रखना है ताकि हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो बरकरार रहे। अगली चीज़ आती है एफिशिएंसी। कुशलता का अर्थ है कार्य को न्यूनतम लागत पर सही ढंग से करना। इसमें कम संसाधनों जैसे कि धन, सामग्री, उपकरण और व्यक्ति से अधिक लाभ प्राप्त करना शामिल है। यदि संसाधनों का अपव्यय कम होता है तो कुशलता बढ़ती है। तो एफिशिएंसी का जो यही मैंने पहले भी बताया था कि हमें कम से कम साधनों का उपयोग करना है, हमारी कम से कम लेबर फोर्स का उपयोग करना है, कम से कम मनी का उपयोग करना है और हमारे रॉ मटेरियल्स का उपयोग करना है, और हमें जो अपना जो प्रोडक्ट है वो उसी लिमिट या उससे ज़्यादा वो लेके आना है। जब भी हमारा ये खर्च कम होगा तो हमारी एफिशिएंसी हमेशा बढ़ेगी। आगे हम देखते हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या संबंध है। प्रभावपूर्णता और कुशलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता के लिए प्रबंध को दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। लागत की अनदेखी करके प्रभावपूर्ण होना या लक्ष्य की अनदेखी करके कुशल होना आसान है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि सपोज़
हमें 500 प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है और हमारी कंपनी में जो पावर कट होता है और उस पावर कट के कारण हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे लेबर्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनसे डबल शिफ्ट करवानी चाहिए। अब ये डबल शिफ्ट करवाने में हमारी एफिशिएंसी तो कम हो जाएगी क्योंकि हमारी लेबर ज़्यादा लग रही है, हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम वो 500 प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, तो इससे हमारी इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। और इफेक्टिवनेस बनी रहेगी तो मार्केट में हमारा प्रोडक्ट पहुंच पाएगा और लोगों के बीच में हमारा प्रोडक्ट पहुंच पाएगा, तो उनको हमेशा हमारा प्रोडक्ट रेलेवेंट लगेगा। अगर मार्केट में हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं तो लोग वैसे भी हमारे प्रोडक्ट को भूल जाएंगे। तो वो कोई तो ज़्यादा एफिशिएंट होना भी, कि हम एफिशिएंट ही रहें, कि कम रिसोर्सेज का यूज़ हो, भले हमारी इफेक्टिवनेस कम हो जाए, प्रोडक्ट कम बने, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं होती। किसी भी प्रबंधक का अंतिम लक्ष्य उच्च प्रभावपूर्णता, हाई इफेक्टिवनेस के साथ उच्च कुशलता, हाई एफिशिएंसी प्राप्त करना होता है। तो जो कोई भी कुशल मैनेजमेंट करता है या मैनेजर है, वो हमेशा चाहता है कि उसकी इफेक्टिवनेस भी हाई हो और एफिशिएंसी भी हाई हो। और जब ये दोनों चीज़ें हाई होती हैं तभी हमें प्रॉफिट या हमारी सोसाइटी के लिए एक बेटर रिजल्ट मिलता है। खराब प्रबंध, पुअर मैनेजमेंट दोनों की कमी के कारण होता है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, कम एफिशिएंसी हो या कम इफेक्टिवनेस हो तो वो दोनों ही अच्छी नहीं है हमारे मैनेजमेंट के लिए। तो हमारा जो गोल होता है मैनेजमेंट में वो यही होता है कि हाई एफिशिएंसी प्लस हाई इफेक्टिवनेस इक्वल टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट। आगे हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता है कि ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्त करना। मतलब कि मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसमें हमारे जो लक्ष्य या गोल्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और क्लियर होते हैं कि हमें इतने टाइम में ये गोल्स अचीव करने हैं और ऐसे करने हैं। सेकंड चीज़ है, इट इज़ परवेजिव। परवेजिव मतलब सर्वव्यापक। जो मैनेजमेंट जो चीज़ है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो सर्वव्यापी है। मतलब यह आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे आप अस्पताल में जाओ, चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे किसी कंपनी में जाओ। अगर वो एक अच्छी जगह है तो वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होना ही होना है। थर्ड चीज़ आती है, ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मतलब ये बहुआयामी है। अब मैनेजमेंट सिर्फ वर्क का मैनेजमेंट नहीं होता या सिर्फ लोगों का नहीं होता, अपितु इसमें कार्य का मैनेजमेंट तो होता ही है, साथ में लोगों का भी मैनेजमेंट करना होता है और परिचालन मतलब ऑपरेशंस का मैनेजमेंट भी करना होता है। ऑपरेशन से तात्पर्य ये है कि जो हम कार्य करवा रहे हैं और जो कार्य करने वाले लोग हैं उन दोनों में समन्वय बिठा के और उसको हमें हैंडल करना होता है। चौथी चीज़ आती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर मतलब यह हमेशा चलती रहती है, यह कार्यों की एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला है जो कभी समाप्त नहीं होती है। मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो हमेशा चलता ही रहता है, एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य आता है, इसलिए इसको हम सीरीज़ बोलते हैं, सीरीज़ ऑफ टास्क्स। पांचवी चीज़ आती है कि ये ग्रुप एक्टिविटी है, सामूहिक क्रिया है। जैसे कि इसमें लिखा गया है, विभिन्न उद्देश्यों वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर संगठन के साझा लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। मतलब कि विभिन्न उद्देश्यों वाले व्यक्ति मतलब जो लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनके भले अपने इंडिविजुअल अलग गोल्स होंगे, लेकिन वो एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के एक एक साझा लक्ष्य मतलब एक उनका क्लियर लक्ष्य होता है, उसी की ओर ये सब अलग उद्देश्यों वाले लोग मिलकर कार्य कर रहे होते हैं उसको पाने के लिए, इसलिए इसको हम ग्रुप एक्टिविटी भी कहते हैं। सिक्स्थ चीज़ आती है कि ये एक डायनामिक फंक्शन है। अब डायनामिक या गतिशील कार्य क्या होता है, यह बदलते बाहरी वातावरण के अनुसार खुद को डालता है और बदलता रहता है। इसका मतलब डायनामिक से हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए अगर परिस्थितियाँ बदलती हैं, कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है और बाहरी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। बाहरी परिस्थितियों से मतलब है कि इकोनॉमिक परिस्थितियाँ हों, कोई नई पॉलिसी आ जाए और कुछ चीज़ें महंगी हो जाएं, या कोई डिज़ास्टर हो जाए बाहर, या कुछ और चीज़ ऐसी हो जाए जिससे इम्पैक्ट पड़े हमारे उस पर। तो उसमें जो मैनेजमेंट का काम होता है कि उन परिस्थितियों को देख के अपना जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाएं और उसका जो अफेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। इसी को कहते हैं कि डायनामिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट, ना कि एक स्टैटिक स्थिर प्रक्रिया। अब आखिरी चीज़ जो आती है वो है इंटेंजिबल फोर्स, अमूर्त शक्ति। इसे भौतिक रूप से देखा नहीं जा सकता,
लेकिन इसकी उपस्थिति को व्यवस्था और सफलता के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, अमूर्त है, इसे देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जा सकता है। इसकी सिर्फ प्रेजेंस या इसकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। अब महसूस कैसे होगा? जैसे कि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट या हॉस्पिटल में जाएं, तो वहाँ पे अगर उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ तो आपको अंदर से अलग ही फील आता है कि हाँ, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना कि इसको देख सकते या इसको छू सकते। इसके बाद अगली चीज़ आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, कि उद्देश्य क्या होता है मैनेजमेंट का। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्य। संगठन के रूप में इसका जो उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम लाभ के लिए उपयोग करना है। इसमें 3 प्रमुख आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है। अब जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करती है तो उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं और जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेस या संसाधन हैं, उनका ऐसा उपयोग किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? जीवित रहना, स्थिरता, मतलब कि सर्वाइवल। अब किस चीज़ की? ऑर्गेनाइजेशन की या जो उनका संगठन है उसकी स्थिरता रहना। व्यवसाय में बने रहना, पर्याप्त राजस्व रेवेन्यू को अर्जित करना। मतलब कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जीवित रहना है तो उसको अपना इतना रेवेन्यू लाना होगा कि वो अपने जो कॉस्ट लगाई है, उसने जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है या सर्विस वो दे रही है, उसमें जो कॉस्ट लगा रही है उसका कम से कम भरण पोषण हो सके उस रेवेन्यू से। तो इसको कहते हैं कि स्थिरता या जीवित रहना। सेकंड चीज़ आती है लाभ या प्रॉफिट, लागत और जोखिमों को कवर करना। अब प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है कि हमारा सर्वाइवल के लिए रेवेन्यू काफ़ी है, लेकिन प्रॉफिट इसलिए ज़रूरी है कि कभी अगर कोई जोखिम होता है, कभी कोई अगर हमारे ऊपर विपदा आती है, तो उस समय हम उस प्रॉफिट का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ा सकें। सिर्फ रेवेन्यू कमाना ही एक गोल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का, उनको प्रॉफिट भी जनरेट करना चाहिए, जब ही आके वो ग्रो कर पाएंगी। तीसरी चीज़ आती है ग्रोथ या वृद्धि, लंबे समय में कार्यों का विस्तार करना। अब वृद्धि से मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में या तो ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ें या उनके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बढ़ें, तो उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ होना। कि पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कि सिर्फ एक टूथपेस्ट बना रही थी, उसने फिर ऐसे ही साबुन बनाना भी शुरू कर दिया और दूसरी चीज़ें भी बनाना शुरू कर दी, तो इसको बोलेंगे कि वो ग्रो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। पहले वहाँ पे सिर्फ 50 लोगों की ज़रूरत होती थी, आज वहाँ 5,000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के रूप में देखा जाता है। अब नाउ सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सामाजिक उद्देश्य। इसमें समाज के लिए लाभ मूल्य का सृजन करना शामिल है, जैसे कि इको फ्रेंडली मेथड्स, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हों, जो हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। उत्पादन के दौरान पर्यावरण की रक्षा करना। अब आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज का सृजन कर रहे हैं, उसमें हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसको कम से कम कम से कम नुकसान पहुँचे। एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करके। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयमेंट उनको जो वंचित वर्ग हैं, जिनको ज़रूरत है, जो समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है जो अच्छे से मैनेजमेंट करती हैं, ये उनका उद्देश्य भी होता है। अब तीसरी चीज़ आती है कम्युनिटी वेलफेयर या सामुदायिक कल्याण। इसमें क्या आता है कि इन कम्युनिटीज़ के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करना। आपने कई सारे कम्युनिटी स्कूल्स देखे होंगे या हॉस्पिटल्स देखे होंगे, वहाँ पे फ़ीस बहुत कम होती है और इलाज बहुत अच्छा होता है। तो ये उसी का एक सोशल ऑब्लिगेशन है एक तरीके से उन ऑर्गेनाइजेशंस की, ये कि वो ऐसा अपनी कम्युनिटी को प्रोवाइड करें। अगली चीज़ जो है वो आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तिगत उद्देश्य। अब देखो, संगठनों में अलग अलग पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड्स, अनुभवों और उद्देश्यों वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, कोई लोअर क्लास से होगा, कोई मिडिल क्लास, कोई हायर क्लास से होगा। उनके सबके अनुभव भी अलग होते हैं और उनका ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का उद्देश्य भी अलग होता है। किसी का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, किसी का उद्देश्य सम्मान के लिए होता है, किसी का उद्देश्य अपनी अपनी एक अलग पहचान बनाने के रूप में होता है।
तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी मैनेजमेंट के हैं कि देखो, प्रबंध को व्यक्तिगत लक्ष्यों और संगठनात्मक उद्देश्यों के बीच तालमेल बिठाना होता है। तो ये एक तरीके से चैलेंज भी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं, जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है, उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ एक साथ तालमेल बिठा के और आगे बढ़ना। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है प्रबंध के महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, इसका महत्व क्यों है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो किसी भी संगठन के लिए अनिवार्य है। इसके महत्व के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इसमें जो मेन चीज़ आई है वो है यूनिवर्सल एक्टिविटी। अब प्रबंध को सार्वभौमिक क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो हर कहीं होता है, हर कहीं ये चल ही रहा है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इवन आपके घर पे भी हो तो वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट चलता ही है। तो ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो हर कहीं अपनाई जा रही है या हर कहीं करी जा रही है। तो इसके निम्नलिखित इंपॉर्टेंस में से पहली इंपॉर्टेंस है कि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट किस चीज़ में हेल्पफुल है कि जो हमारे सामूहिक गोल्स हैं उनको ये हेल्प करने में हमारी मदद करती है। सेकंड इंपॉर्टेंस है कुशलता बढ़ाता है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली प्रोडक्ट्स जनरेट कर पाएंगे या अपने काम कर पाएंगे। गतिशील संगठन का निर्माण, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक जैसा कि मैंने बताया था, डायनामिक जो कि हमारे बाहरी एनवायरनमेंट के साथ में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मैनेजमेंट भी चेंज हो ताकि हम उनके अफेक्ट्स को कम कर पाएँ या हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी एफिशिएंसी है, उसको उतना ही रख पाएँ। चौथी चीज़ आती है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल गोल हैं, उनको भी ये हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ लोग अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर पाएँ। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी सैलरी उतनी ही है, ना ही उसे बोनस मिलता है, ना ही कुछ मिलता है। तो वो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा, या उसको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो वहाँ चला जाएगा। तो व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी पूरा करना ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है। एक अच्छा मैनेजमेंट अपने जो एम्प्लॉय उनकी उनकी इन रिक्वायरमेंट्स को भी देखता है कि उनको क्या क्या ज़रूरत है। अगर वो हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको अच्छे सैलरी दी जाए, उनको अच्छे पर्क्स दिए जाएं। पांचवी चीज़ आती है समाज के विकास में सहायक, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट समाज के विकास में एक सहायक है। कैसे, जैसा हमने बताया, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स बनाते हैं, कम्युनिटी स्कूल्स बनाते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो मेथड्स है उसका उपयोग करते हैं। और जब भी ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ेंगी तो समाज का हमेशा विकास ही होगा। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो है प्रबंध एक पेशे के रूप में। अब इसमें जो है प्रबंध या मैनेजमेंट को एक प्रोफेशनल के साथ कंपेयर किया गया है कि कोई भी प्रोफेशन होता है, जैसे टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, और ये जो मैनेजमेंट है इनमें क्या समानताएं हैं या क्या अलग चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी पेशा होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो पेशे की विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। पहली चीज़ है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब ज्ञान का सुव्यवस्थित समूह। कोई भी पेशा है उसका जो ज्ञान या नॉलेज होती है वो सुव्यवस्थित होती है। जैसे टीचिंग है तो टीचिंग के लिए आप पहले बीएड करेंगे, डीएड करेंगे, आपकी ग्रेजुएशन या 12th पास जो भी करेंगे तो उसको पहले आप अर्जित करेंगे, उसी के बाद आप टीचिंग का फॉर्म भर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। सेम चीज़ लॉयर्स के लिए है, सेम चीज़ डॉक्टर्स के लिए भी है। अन्य पेशों की तरह प्रबंध भी ज्ञान के एक व्यवस्थित समूह सिद्धांतों और नियमों पर आधारित है। तो जो मैनेजमेंट है उसका भी ज्ञान एक तरीके से सुव्यवस्थित है, समूह है, उसके भी सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, और उसके भी नियम है। तो ये चीज़ पेशे में और मैनेजमेंट में सेम है कि पेशे में भी यही चीज़ आती है प्रोफेशन में, और मैनेजमेंट में यही चीज़ आती है। सेकंड चीज़ देखते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब प्रतिबंधित प्रवेश। कानून या चिकित्सा के विपरीत किसी भी व्यक्ति को उसकी शैक्षणिक डिग्री की परवाह किए बिना प्रबंधक कहा जा सकता है। तो प्रोफेशन की जब भी बात करेंगे, जैसे कि लॉयर है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी। अगर कोई लॉयर है तो वही वो प्रैक्टिस कर सकता है जिसने एलएलबी की है, कोई अगर एमबीबीएस करके बैठा है तो वही डॉक्टर की वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में कोई भी जो बंदा है
उसने अगर कुछ और भी नहीं किया है, उसने अगर MBA भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो भी वो एक मैनेजर बन सकता है और वो मैनेज कर सकता है। तो ये चीज़ मैनेजमेंट को प्रोफेशन से अलग करती है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में MBA नहीं मांगते और आपको मैनेजर की पोस्ट ऑफ़र की जाती है, भले ही आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हो या कुछ और किया हो। तीसरी चीज़ आती है प्रोफेशनल एसोसिएशन, पेशेवर परिषद या संघ। प्रोफेशनल एसोसिएशन से मतलब है जैसे डॉक्टर हैं MCI से एसोसिएटेड होते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, लॉयर्स हैं बार काउंसिल से एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ ऐसा कोई एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता जो कानूनी तौर पे काम करता हो। ऐसा कोई वैधानिक संस्था जैसे बार काउंसिल नहीं है जो प्रबंधकों के लिए सदस्य होना अनिवार्य बनाती हो। तो ये चीज़ भी इसको अलग करती है एक प्रोफेशन से। अगली चीज़ आती है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता। पेशेवर एक आचार संहिता से बंधे होते हैं, हालांकि प्रबंधक मुख्य रूप से लाभ अधिकतमीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अंततः समाज की सेवा करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करते हैं। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं उनका मेन जो मोटिव है वो रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जाए। लेकिन गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ में यही चीज़ उनको अंततः समाज की सेवा करने करने की ओर अग्रसर कर देती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से काम करेगी, उनका मैनेजमेंट अच्छे से होगा, एनवायरमेंटल रूल्स फॉलो करेंगे तो समाज का भला ही होता है। अगली चीज़ आती है सर्विस मोटिव, सेवा का उद्देश्य। एक पेशे का प्राथमिक लक्ष्य सेवा है। प्रबंध के लिए यह संगठनात्मक लक्ष्यों का कुशलतापूर्वक प्राप्त करना है। कोई भी प्रोफेशन होगा उसका मेन लक्ष्य जो होगा वो होगा सेवा करना या सर्विस देना अपने क्लाइंट को, या अपना जो डॉक्टर है तो वो अपने पेशेंट को सर्विस देगा। लेकिन जो प्रबंधन है या प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, उसका मेन लक्ष्य होता है कि संगठनात्मक रूप से जो ग्रुप एक्टिविटी है उनके लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करना। तो ये चीज़ भी एक प्रोफेशन में और अपने मैनेजमेंट में अलग है। अंततः प्रबंध एक पेशे के सटीक मापदंडों को पूरा नहीं करता है, लेकिन यह उस दिशा में अग्रसर है। तो इन सभी पॉइंट्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध है या मैनेजमेंट है अभी एक प्रोफेशन के सटीक मापदंडों को पूरा नहीं करता है, ये एक प्रोफेशन नहीं है, लेकिन उसी दिशा में ये अग्रसर है कि आगे ये एक प्रोफेशन बन सकता है। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो आगे की चीज़ें हैं वो हमारे सेकंड पार्ट में आएंगी। तो उसको अगर आपको देखना है तो पक्का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।